नमस्कार, डे न्यूज में आप सभी तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका। आइए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। ट्रेड यूनियन की हड़ताल से ठप रहे बैंक, बीएसएनएल, एलआईसी और आयकर विभाग का कामकाज। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ कर्मचारियों ने जमकर किया प्रदर्शन। हड़ताल से लाखों करोड़ों का कारोबार हुआ प्रभावित। हड़ताल का समर्थन करते हुए एक्टू और राष्ट्रीय जनता दल ने निकाला जुलूस की पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग। और चर्चित गेम शो कौन बनेगा करोड़पति के एंकर अमिताभ बच्चन और चैनल के मालिक समेत 7 लोगों पर दायर हुआ मुकदमा। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर गुरुवार को देश भर के बैंक, बीएसएनएल, एलआईसी, आयकर कर्मचारी हड़ताल पर रहे। नई अंशदायी पेंशन को समाप्त कर पुरानी पेंशन प्रणाली को लागू करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर किए गए एक दिवसीय हड़ताल की वजह से जहां इन कार्यालयों में कामकाज ठप रहा, वहीं करोड़ों के कारोबार प्रभावित हुए। ट्रेड यूनियन की हड़ताल में स्टेट बैंक और प्राइवेट बैंकों को छोड़कर तमाम व्यावसायिक बैंक, ग्रामीण बैंक और कोऑपरेटिव बैंक के कर्मचारी शामिल रहे। नई अंशदायी पेंशन को समाप्त कर पुरानी पेंशन प्रणाली को लागू करने, कैडर पुनर्संरचना एवं काल बुध प्रोन्नति के रूप में 5 प्रोन्नति सुनिश्चित करने, बैंकों में जमा राशि पर ब्याज बढ़ाने, कॉर्पोरेट घरानों से एपीए की वसूली करने और बैंकों के निजीकरण का प्रस्ताव वापस लेने की मांग करते हुए बैंक, एलआईसी और बीएसएनएल कर्मियों ने कामकाज ठप कर पूरे दिन केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉयज यूनियन के महामंत्री चंदन कुमार होया, इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अजीत कुमार, सभी ने पुरजोर तरीके से केंद्र सरकार के नीतियों का विरोध किया। आज देश के 25 करोड़ मजदूर हड़ताल पे हैं। भारत सरकार का जो एंटी लेबर पॉलिसी जो चल रहा है उसको लेकर के ये आज का हमारा ये हड़ताल है। इसमें मुख्य रूप से निजीकरण और कई तरह का लेबर लॉ जो परिवर्तन किया गया, इसके विरोध में आज हड़ताल है। आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे इस लड़ाई को हम लोग और तेज और धारदार बनाने का प्रयास करेंगे और हर बार मजदूर जीता है, आगे भी मजदूर जीतेगा, इसकी तो गारंटी है। सरकार तो आते जाते रहती है, मजदूर इसी तरह से रहता है, मजदूर रहेगा। हम लोग निजीकरण के खिलाफ में हैं। हम बिहार बिजली बोर्ड के केंद्रीय उपाध्यक्ष फील्ड कामगार यूनियन का मुजफ्फरपुर से हैं और हम लोग भी इनका सपोर्ट कर रहे हैं और हम लोग भी इस मांग को निजीकरण के खिलाफ में हैं और ये सरकार के निजीकरण विरोधी के खिलाफ में है और हम मजदूर सब एक साथ लड़ रहे हैं और जब तक निजीकरण का विरोध, जब तक निजीकरण की मांग वापस नहीं लेंगे, मेरी लड़ाई चलती रहेगी। ये केंद्र सरकार के आर्थिक नीतियों के विरुद्ध में मजदूरों के नियमों के साथ जो छेड़खानी हो रही, खिलवाड़ हो रही है, उनके कोड बिल को हटा करके 44 नियमों को हटा करके 3 कोड बिल ला करके उनके अधिकारों का जो हनन कर रहे हैं उसके विरोध में, और देश में और जो भी है, जो बेरोजगारी है, बहुत सारी समस्याएं हैं और उसमें उनका अहंकार झलक रहा है केंद्र सरकार का। वो गरीबों की बात नहीं सुन रहे हैं, उनके हितों में नहीं काम कर रही है, कॉरपोरेट घरानों के गोद में बैठ करके देश के हित के साथ खिलवाड़ कर रही है। उसके विरोध में आज हमारे भारतीय जीवन बीमा निगम के यूनियन, ऑल इंडिया एलआईसी एम्प्लॉयज़ फेडरेशन और ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के संयुक्त मोर्चा के तरफ से एक दिवसीय आम हड़ताल का जो आयोजन है उसमें हम लोग सफल हैं और उनके नीतियों के खिलाफ में हमारा ये आंदोलन। आप लोग को मांग नहीं मांगा जाता, आगे का क्या रणनीति होगा? मांग माना नहीं जाए इसका मतलब ये नहीं कि हम मांग ही ना करें, मतलब अपनी बातों को ना रखें। आगे की क्या रणनीति होगी? आगे की रणनीति यही है, हम लड़ेंगे, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हड़ताल का समर्थन करते हुए एक्टू ने हरिसभा चौक से जुलूस निकालकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए
समरणालय में प्रदर्शन किया। एक्टू के जिला संयोजक मनोज कुमार यादव ने कहा कि आउटसोर्सिंग पर प्रतिबंध लगाने, पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू करने सहित 5 सूत्री मांगे जब तक पूरी नहीं होती लड़ाई जारी रहेगी। भारत सरकार और विभिन्न प्रादेशिक सरकारों के मजदूर विरोधी निर्णयों के खिलाफ हड़ताल है। गुलामी के 4 श्रम कोड मजदूरों के पक्ष में 44 कानून थे, उसको बदल करके लाया गया है। उसके मुखालफत में ये हड़ताल है। सरकार तमाम सार्वजनिक उपक्रमों को जिन औद्योगिक प्रतिष्ठानों में मुनाफा हो रहा है उसको भी सरकार बेच रही है। पूरे देश के संसाधनों को देश के कारपोरेट घरानों के हाथों में सौंप रही है। इसके खिलाफ ये हड़ताल है। हम मांग करते हैं कि देश में जो भी बंद उद्योग हैं उनको चालू किया जाए। जो स्कीम वर्कर हैं उनको सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए। तमाम इच्छुक नौजवानों को रोजगार की गारंटी की जाए। पुरानी पेंशन नीति लागू किया जाए। नई पेंशन नीति सरकार, अगर ये सरकार मांगे नहीं मानती है तो क्या है कि क्या रणनीति होगी? इस देश के भीतर मजदूरों के पास लड़ने के सिवा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए इस मजदूर विरोधी सरकार के खिलाफ, कारपोरेटों की गुलामी करने वाली सरकार के खिलाफ हम जनता के, देश के मजदूर किसानों के एकता के साथ, पूरी ताकत के साथ और लड़ेंगे और इस सरकार को पीछे हटने के लिए मजबूर करेंगे। केंद्र सरकार के नीतियों का खिलाफत करते हुए राष्ट्रीय जनता दल ने भी हड़ताल का समर्थन किया। पार्टी के नेताओं ने जूरन छपड़ा स्थित जिला कार्यालय से जुलूस निकाल कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। राजद के जिलाध्यक्ष रमेश गुप्ता ने कहा कि बैंकों के निजीकरण का प्रस्ताव केंद्र सरकार को हड़ताल में वापस लाना पड़ेगा। राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की ओर से भी जुलूस निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया। आज पूरे देश के ट्रेड यूनियन जो आज हड़ताल पर है, उनके समर्थन में राष्ट्रीय जनता दल, उनके समर्थन में जितो ढंग से हम लोग उनके साथ हैं। उनके कदम से कदम मिला के हम लोग उनके साथ हैं, क्योंकि उनकी मांगे जायज है। केंद्र सरकार चाहे बैंक कर्मी हो, चाहे कोई भी कर्मी हो, उनको निजीकरण करने जा रही है और जो पहले से कार्यरत जो स्टाफ है, मजदूर है, उनको हटाया जा रहा है। किसान बिल जो किसानों के लिए वो खराब बिल है, काला बिल है, उसको लाकर किसान को आत्महत्या करने पर मजबूर कर रही है केंद्र सरकार। पहले से बेरोजगारी के नाम पर उन्होंने वोट लेने का काम किया, कहा कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे, लेकिन आज बेरोजगारी दूर हुआ नहीं। और लॉकडाउन में जो अप्रवासी मजदूर भाई हमारे जो बाहर से आए थे, उनको कोई रोजगार नहीं मिला। ये तमाम मुद्दों पर लेकर, चाहे वो महिला का मामला हो, महिला मजदूरों को भी काम नहीं मिला, ये तमाम को लेकर आज पूरे देश में ट्रेड यूनियन आज हड़ताल पर है और पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल उनके समर्थन में और उनकी मांग के समर्थन में हम लोग रोड पर उतरे हैं। और जब तक उन लोगों का मांग पूरा नहीं होगा, राष्ट्रीय जनता दल चुप बैठने वाली नहीं है। और हमारी लड़ाई 1 महीने के बाद और तेजी से होने वाली है, क्योंकि हमारे नेता ने 10 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया था और हम लोगों ने मैंडेट हम लोग को मिला था, लेकिन ये चोर दरवाजे से बिहार के सरकार ने सरकार बनाने का काम किया और उन लोगों ने 19 लाख लोगों को, युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था। हमारे नेता ने साफ साफ कहने का काम किया है कि 1 महीना के अंदर अगर 19 लाख लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो हम लोग रोड पर उतरेंगे और आपको ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे और आपकी सरकार को हम चलने नहीं देंगे। ये अभी पहली झांकी है। और आज जो है ट्रेड यूनियन मजदूरों के द्वारा जो हड़ताल का जो प्रोग्राम था, कार्यक्रम था, उसमें हमारे राष्ट्रीय जनता दल का एक सिपाही, हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव जी के निर्देश पर हम लोग आज इनके समर्थन में हैं, भरपूर समर्थन में हैं। और ये जो नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, ये जो किसान विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी सरकार है, उसके नीति के खिलाफ आज सारा ट्रेड यूनियन पूरे देशव्यापी हड़ताल पर है और जिसके समर्थन में हम राजद के लोग भी हैं, हमारे पूरे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के लोग भी हैं। और जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी, राजद का एक सिपाही इनके साथ है। राजद का जो एजेंडा रहा है शुरू से, राजद गरीब, वंचित, शोषित किसानों के लिए, हक के लिए हमेशा आवाज़ उठाते आया है और इसी परंपरा को निभाते हुए आज हम लोग इन मजदूरों के साथ में कंधा से कंधा मिला करके खड़े हैं। ग्राहक सेवा केंद्र के जरिए ग्राहकों के 16 लाख रुपए गबन कर फरार हो गए कांटी के फतेहपुर का रहने वाला कुंदन कुमार को मुजफ्फरपुर पुलिस ने पटना गुरुद्वारा के पास से गिरफ्तार कर लिया।
एएसपी सैयद इमरान मसूद के मुताबिक कुंदन कुमार ग्राहकों से लिए करीब 16 लाख रुपए बैंक से जमा ही नहीं किया था। इसका आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। कुंदन कुमार मूल रूप से समस्तीपुर के रहीमाबाद का रहने वाला है। ये काटी थाना क्षेत्र में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, वहाँ का सीएसपी है जो कि कुंदन कुमार नाम से एक व्यक्ति चलाता था। अगस्त में एक कंप्लेंट एफआईआर दर्ज हुआ था कि करीब ग्रामीण लोगों का जो अनपढ़ हैं या मेनली महिला वर्ग से जो हैं उनका 16 लाख रुपए का पूरा पैसा इस सीएसपी संचालक कुंदन कुमार ने फ्रॉड किया है और गबन किया है। इसमें इसका मोडस ऑपरेंडी जो काम करने का तरीका बड़ा सिंपल था। ये उन लोगों को आइडेंटिफाई करता था कि जो लोग अनपढ़ हैं, जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते हैं या जो महिला वर्ग के हैं, जो लोग पिछड़े हैं, उनको टारगेट करता था। उनका पैसा ये जमा करता था और उनको रसीद भी देता था। उसके बाद उनका पैसा जमा करने के बाद उनके खाते में ट्रांसफ़र नहीं करता था और ये बात ये उनसे छुपाता था। फिर जब वो लोग उनसे कहते थे कि हमारा पासबुक अपडेट करो तो आकर के उसको कुछ ना कुछ बहाने से भगा देता था। ऐसे करते करते ये पूरा फ्रॉड का पीरियड पिछले साल नवंबर से चल रहा था और इस साल के आगे जुलाई तक इसका जब ज़्यादा संख्या बढ़ गई तब लोगों ने कंप्लेंट की। कंप्लेंट करने के बाद बैंक ने हमें आवेदन दे करके इसके खिलाफ एफआईआर कराई है। एफआईआर कराने से एक हफ्ता पहले से ही ये फरार था। उसके बाद हम इसके पीछे लगे हुए थे, हमने सोर्सेज अपने लगाए हुए थे इसके पीछे और पटना में ये छुप कर रह रहा था। तो कल इसकी गिरफ्तारी हम लोगों ने पटना से करी है। पटना में कहाँ से हुआ सर गिरफ्तारी इसकी? पटना में इसकी गिरफ्तारी आलमगंज पुलिस स्टेशन है, उनसे संपर्क किया था। हमें इसकी लोकेशन मिल रही थी तो संपर्क करके उनकी मदद से हम लोगों ने इसे अरेस्ट किया है। सर, इस पूरे प्रकरण में जो बैंक है उसकी भी भूमिका जो है वो भी संदेह के घेरे में है और लोगों ने उसकी शिकायत भी यहाँ पे की है। जी, अभी पिछले कुछ दिनों में बैंक के भी खिलाफ लोगों के मन में आक्रोश है। एक दिन वहाँ पे हंगामा भी किया था और बैंक में भी उन्होंने कहा है, मैनेजर साहब से बात करी है, उन्होंने कहा है हम आला अफसरों से इसकी जांच कराएंगे, किसकी भूमिका है, किसका केयरलेसनेस से ये सब हुआ है। पटना में किस प्रकार से ये रह रहा था? क्या अपनी आइडेंटिटी छिपा के रह रहा था या फिर सेम आइडेंटिटी के साथ रह रहा था? ना, सेम आइडेंटिटी सेम थी इसकी। ये कुछ वॉलपेपर का काम कर रहा था वहाँ पे और इसके पास ये कुछ पैसा जुए में भी हार गया था। इसके पास कोई पैसा नहीं बचा था देने के लिए, तो इसलिए ये अपना वॉलपेपर का काम करके छुप करके किसी गेस्ट हाउस में रह रहा था और तब से यहाँ अपने घर भी नहीं आया था। कोरोना काल में तरह तरह की परेशानी उत्पन्न हो रही है, खासकर मजदूर वर्ग के लोगों में तो पहाड़ टूट पड़ा है। ताजा मामला सिकंदरपुर कुंडल मोहल्ले का है। मोहल्ले के सुजीत सहनी ने बैंक से एक ऑटो फाइनेंस करवाया। लॉकडाउन में किस्त जमा नहीं हो पाया तो बैंक ऑटो जब्त कर ले गई। फिर क्या था, सुजीत सहनी ने सुसाइड कर लिया। बैंक की इस कार्रवाई से आहत सुजीत सहनी ने बुधवार को खुदकुशी कर ली। उसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। पिता ठेला चलाकर गुजर बसर करते हैं। पत्नी रीमा ने बताया कि 12,000 रुपये बैंक का किस्त जमा करना था। फाइनेंस कराने के साथ लॉकडाउन शुरू हो गया। काम नहीं चलने के कारण वो पहले से ही तनाव में था, ऊपर से ऑटो जब्त हो गया। मार्च में ऑटो निकला, मार्च महीना में, और उसके बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में ऑटो दरवाजे पर लगा रहा। उसके बाद लॉकडाउन खुला तो ऑटो चलाने गया और उसको ऑटो किस वाला पकड़ लिया। उसके बाद ऑटो पकड़ लिया। उसी के बाद आया 6 बजे शाम में, यहाँ घर में घुसा था, कोई आदमी नहीं देखा। घर में तो हम लोग जो ज़्यादा नहीं हैं। फांसी लगा के लटका रहा तो हम देखे तो हम चिल्लाए तो निकाले उसको। कई महीने का पैसा बकाया था उसका? पैसा कितने का बकाया हो गया अपना? 3 महीना 2 महीना के जमा था, उसके बाद सब बकाया था। आए तो उसको बोले नहीं कि ऑटो नहीं ले जाइए? हम बोले एजेंसी वाला के कि सुनिए, हम गार्जियन बोल रहे हैं, हमको बेटा की बात हम नहीं कर रहे हैं। हम बोले गार्जियन, हम गार्जियन बोल रहे हैं, आप ऑटो छोड़ दीजिए। कल हमको 11 बजे आप पैसा ले लीजिएगा, आप छोड़ दीजिए। तो कहा कि से नहीं, 11 बजे आप पैसा लेके यहीं आएंगे, हम ऑटो अभी ले जाते हैं। 11 बजे आप आइएगा ना तो 11 बजे आपको ऑटो हम छोड़ देंगे। उसी के बाद हमसे बात हुआ और उतने देर में हमको बेटा आया, वो ले गया, लॉक गाड़ी के तोड़ के ऑटो ले गए। और उसी बात में ऑटो के उसको देखा, मालूम चला, फांसी लगा लिया। ऑटो कंपनी से आदमी आए, बोले कि किस्त चुकाइए। हम बोले कि अभी किस्त पबनी से ही निकले, हमारे पास पैसा नहीं है, आज भर गाड़ी रहने दीजिए, कल हम आपको गाड़ी का पैसा इसी समय 4 बजे दे देंगे। बोला कि नहीं, हम पैसा अभी लेकर के जाएंगे तो जाएंगे, तो गाड़ी हम तोड़ करके ले जाएंगे।
लॉक तोड़ दिए, गाड़ी ले गए। 3 गो बाल बच्चा है, इसी कारण दबाव में आकर के हमारे पति सुसाइड कर लिए। हम करी से करी जो हमारे ऑटो ले गए उनको सजा दिलाना चाहते हैं, हमको अन्याय मिलना चाहिए। किसको जिम्मेदार मानती हैं, किसको दोषी मानती हैं? हम दोषी मानते हैं जो ऑटो ले गए उनको, वो नहीं ले जाते एक दिन तो ऐसा नहीं होता। गारंटी दिए कि इसी समय आइएगा, पैसा ले जाइएगा, पर नहीं माने। हम गोर हाथ धरे तब पर भी नहीं माने, वो ले गए। उसी कारण सुन करके वो आकर के यहाँ सुसाइड कर लिए। क्या वो बाल बच्चा है आपको? 3 गो है। अब वो एक जरिए थे कमाने के। हाँ। अब परिवार कैसे चलेगा, क्या कुछ कैसे चलेगा, कोई देखने वाला नहीं है। संविधान दिवस पर गुरुवार को समाहरणालय सभागार में आयोजित कार्यक्रम में जहां जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने अधिकारियों के साथ कर्मचारियों को संविधान की शपथ दिलाई, वहीं उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को इसे अपने आचरण में उतारने का प्रयास करना चाहिए। आज संविधान दिवस है और उसके अवसर पर निर्देशानुसार, विभाग के निर्देशानुसार हम लोगों ने आज संविधान दिवस के अवसर पर एक प्रस्तावना के वाचन का कार्यक्रम रखा था यहाँ सभा कक्ष में, जिला समाहरणालय में, और उसमें सभी हमारे पदाधिकारी कर्मी शामिल हुए और लोगों ने संविधान को पढ़ा और उसको समझा और उसमें हमारे जो अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, संवैधानिक दायित्व हैं, नागरिक होने के जो कर्तव्य हैं, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। प्रत्येक व्यक्ति की समानता, स्वतंत्रता, उसके साथ गरिमापूर्ण ढंग से व्यवहार हो, इस प्रकार का जो हम लोग व्यवहारिक बातें हैं उसकी भी चर्चा हम लोगों ने किया है और उसको हम लोग अपने आचरण में सभी कर्मी, सभी पदाधिकारी उसको उतारने की कोशिश करेंगे। इधर संविधान दिवस पर कचहरी परिसर में संपन्न कार्यक्रम के दौरान अधिवक्ताओं ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। साथ ही कहा कि इसी संविधान में लोगों के तमाम मौलिक अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं। पर बाबा साहब का जो मूर्ति है, यहाँ पर हम न्यायालय के जितने भी अधिवक्ता बंधु हैं इनको माल्यार्पण करने के लिए आए हैं और इनको याद करने का प्रयास किए हैं हम लोग, इनका माल्यार्पण करने के। और हम लोग का एक यहाँ पर डिमांड रखा गया है पार्क की साफ सफाई यहाँ पर होनी चाहिए, नियमित होनी चाहिए। यहाँ पर बहुत गंदगी फैला हुआ है, तो हम लोग अभी डीएम साहब से भी मिलेंगे और इस मांग को हम लोग रखेंगे उनसे, इसी सब संबंध में। आज जो है संविधान दिवस है, पूरे भारत में संविधान दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन मुजफ्फरपुर का जो ये जिला कार्यालय है, यहाँ जिला कार्यालय के अंतर्गत बाबा साहब की मूर्ति स्थापित है, कोई सफाई नहीं है। हमारा मुजफ्फरपुर के अधिवक्ता भाई लोग आए, सफाई किए, मालार्पण किए, बाबा साहब के मूर्ति के ऊपर अपना माला पहना के बाबा साहब को क्रांतिकारी अभिनंदन किए। मैं बाबा साहब के तरफ से, बाबा साहब के अनुयायियों के तरफ से माननीय मुजफ्फरपुर के डीएम साहब से मांग करता हूं कि ये जो है सफाई इस पार्क का होना चाहिए, रेगुलर खुलना चाहिए और जो है इसका मेंटेनेंस होना चाहिए। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर निवासी चंद्रकिशोर प्रासर ने अभिनेता अमिताभ बच्चन और सोनी टीवी के मालिक सहित कुल 7 लोगों पर मुकदमा दायर किया है। गुरुवार को सीजेएम कोर्ट में दायर मुकदमे में कहा गया है कि 30 अक्टूबर 2020 की रात्रि दिखाए गए कौन बनेगा करोड़पति शो में प्रतिभागी से एक ऐसे सवाल पूछे गए जिसमें हिंदुओं को काफी आहत पहुंची है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को मुकर्रर की है। सोनी एंटरटेनमेंट चैनल जिसका लोकप्रिय एपिसोड्स है, शो है कौन बनेगा करोड़पति, उसका सीजन 12 का जो 25वां एपिसोड है, जिसका प्रसारण पिछले महीने यानी 30 अक्टूबर 2020 को 9 बजे रात में हुआ, उसमें अमिताभ बच्चन ने एंकर के रूप में प्रश्न किया कि 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कौन सा धर्म ग्रंथ को जलाया, और हिंदू धर्म ग्रंथ 4 धर्म ग्रंथों का उन्होंने नाम दिया, जबकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवनी में या उनकी डायरी में कहीं भी धर्म ग्रंथ को जलाने और फाड़ने की चर्चा नहीं है।
इस विषय से मेरी तथा मुझ जैसे करोड़ों हिंदुओं की भावना आहत हुई है। सोनी एंटरटेनमेंट के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सीईओ, चेयरमैन, एंकर अमिताभ बच्चन और प्रतिभागी, इन सबों ने एक साजिश के तहत हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए, पूरे देश में हिंदू धर्मावलंबियों की भावना को आहत करने के लिए और वर्ग संघर्ष फैलाने के लिए, तनाव पैदा करने के लिए ऐसे प्रश्न का चुनाव किया है। इस पर हमने आज अपने माननीय वकील के माध्यम से मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी व्यवहार न्यायालय मुजफ्फरपुर में मैंने केस दायर किया है। माननीय न्यायालय ने उसको सुनवाई पर रख लिया है। 298, 295A, 120B बचा 34 भारतीय दंड विधान के तहत दर्ज किया गया है। क्या मतलब कि क्या सजा हो सकता है अगला सुनवाई? अगली सुनवाई इसमें 3 दिसंबर को मुकर्रर की गई है, जिसमें हमारे मुद्दई के साथ मैं न्यायालय में उपस्थित रहूंगा और जो भी सुनवाई होगी वहां न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। इसमें 4 धाराएं हैं, जिसमें 298 के लिए सजाए 1 वर्ष एवं फाइन है और 295 क के लिए 2 वर्ष एवं फाइन है और 120B के लिए जो 298 और 295A में है वही सजा इसमें है और 34 जो है इसमें जितने भी एक्यूज हैं, मुदाला हैं, वो समान आशय से इस कार्य को किए हैं, इसलिए उनका जो सजाए होगा सबको बराबर होगा, इसलिए 34 लगाया गया है। जाम से निजात दिलाने को लेकर नगर निगम की ओर से गुरुवार को दूसरे दिन भी अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी रहा। इमली चट्टी से लेकर कंपनी बाग, सरैयागंज टावर, जवाहरलाल रोड, कल्याणी चौक और मोती झील का अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान सामान नहीं हटाने वाले दुकानदारों का सामान जब्त कर लिया गया। पूरे अभियान के दौरान निगम कर्मियों के साथ सुरक्षा बल साथ रहे। अतिक्रमण हटाया गया, इमली चट्टी होते हुए और टावर होते हुए, जवाहरलाल होते हुए यहाँ पे हम आए हैं मोती झील में। लगातार यहाँ से स्टेशन तक होगा। हटाने के बाद फिर लगा ले रहे हैं आपके जाते फिर नहीं तो हम एक कंटिन्यूअस हम रेगुलर मोड पे करेंगे। अब जो रेगुलर मोड पे होगा, इसलिए अब देखिए। बाल अधिकार उत्सव माह के तहत जिला बाल संरक्षण इकाई की ओर से गुरुवार को आयोजित बाल अधिकार की बात जिलाधिकारी के साथ कार्यक्रम में डीएम चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि बच्चों को हिंसा, उत्पीड़न, शोषण एवं उपेक्षा से बचाना हम सबों की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि बच्चे देश के भविष्य होते हैं। उनके पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा और अधिकारों के संरक्षण पर ध्यान देना नैतिक कर्तव्य है। डीएम ने हरी झंडी दिखाकर प्रचार रथ को रवाना किया ताकि इस माध्यम से बाल अधिकार और बाल सुरक्षा के मुद्दे को जन जन तक पहुंचाया जाए। बाल अधिकार उत्साह हम लोग मना रहे हैं उत्सव, और ये पूरे महीने तक कार्यक्रम हम लोगों का चलेगा। इसमें विशेष रूप से हम लोग बच्चों के अधिकार के बारे में बच्चों को, उनके माता पिता को और उनके अभिभावकों को जागरूक कर रहे हैं। और हमारी पंचायत स्तर तक की जो बाल संरक्षण समिति है और जिला स्तर पर जो हम लोगों की बाल संरक्षण समिति है, उन सभी लोगों का इसमें सक्रिय सहयोग सुनिश्चित कराया जा रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि बच्चे अपने अधिकार के विषय में जागरूक हों और उनके अभिभावक और समाज के लोग भी बच्चों के अधिकार के बारे में जागरूक हों। और बच्चे अगर हमारे कहीं किसी डिस्ट्रेस स्थिति में हैं, संकट में हैं, तो उनको क्या करना चाहिए उसके बारे में भी हम लोग बता रहे हैं। तो 1098 जो 1098 कहा जाता है बच्चों को समझने के लिए, उस पर फ़ोन करके वो अपनी बात बता सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं और उनको तुरंत रिस्पांस हम लोगों के जो सिस्टमेटिक रिस्पांस टीम है उसके द्वारा उपलब्ध होता है। हम सभी लोग जानते हैं कि बच्चे हम लोगों के देश के, समाज के भविष्य हैं। हम सभी लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम लोग उनके संरक्षण पर ध्यान दें। उनके अभिभावक, माता पिता बच्चों के पोषण, उनके स्वास्थ्य, उनकी सुरक्षा पर ध्यान दें, उनकी शिक्षा पर ध्यान दें। और हम सभी लोग समाज के सदस्य के रूप में, जिम्मेदार नागरिक के रूप में सभी बच्चों के जो अधिकार हैं उनको ज़रूर हम लोग ऑनर करें उनका। और कहीं भी हमको इस प्रकार का दिखता है कि कोई बच्चा संकट में है तो उसको हम लोग तुरंत सहायता पहुंचाएं और जो सक्षम लोग हैं वहां तक सूचना पहुंचाएं। ये हम सभी लोगों को करना चाहिए। बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक देखभाल करना और उसके प्रति जागरूक रहना, यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। गुरुवार को
को इमली चट्टी स्थित जदयू कार्यालय में आयोजित सभा में पूर्व मंत्री गणेश प्रसाद यादव को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मौके पर मौजूद पार्टी के जिला अध्यक्ष रंजीत सहनी ने कहा कि अपनी बातों को अलग अंदाज में रखने के लिए गणेश बाबू जाने जाते रहे हैं। उनकी कमी हमेशा खलेगी। श्रद्धांजलि सभा के दौरान मीडिया प्रभारी कुंदन सांडिल्य सहित दर्जनों नेता मौजूद रहे। आज माननीय पूर्व मंत्री गणेश प्रसाद यादव जी का कल निधन हुआ, जिसके लेकर आज श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजित किया गया, जिसमें सभी साथी उपस्थित होकर पुष्प अर्पित करने का काम किए। आज एक लोहिया और समाजवादी विचारधारा के नेता का अंत हुआ, जो अपने आप में एक पहचान थी। और जिस समय बिहार झारखंड एक राज्य था बिहार, उस समय के वो समाजवादी विचारधारा और लोहिया के विचारधारा के नेता थे। महाराणा प्रताप सेवा संस्थान के संयोजक रहे राजेश्वर प्रसाद सिंह भिखारी के पुण्य स्मृति में नागरिक मोर्चा की ओर से गुरुवार को उनके निवास स्थान के साथ ही बाबा गरीबनाथ धाम और रमना स्थित दुर्गा मंदिर के पास गरीबों के बीच अन्नदान किया गया। मौके पर मोर्चा के संस्थापक महासचिव मोहन सिन्हा सहित कई अन्य सदस्य मौजूद रहे। महान समाज सेवी, अनेकों संस्थाओं के मार्गदर्शक, नागरिक मोर्चा के संरक्षक, महाराणा प्रताप सेवा संस्थान के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, परम आदरणीय स्वर्गीय राजेश्वर सिंह भिखारी जी के पुण्य स्मृति में उनके परिवार द्वारा आज गरीबों, असहाय, कुष्ठ रोगियों, गरीबों, दरिद्र नारायणों के बीच अन्न का दान किया जा रहा है। उनके घर बालू घाट से लेकर बाबा गरीबनाथ मंदिर, देवी मंदिर एवं लेप्रोसी मिशन सहित कई स्थानों पर आज अन्नदान किया गया है स्वर्गीय भिखारी सिंह जी की आत्मा की शांति के लिए, क्योंकि दरिद्र में ही नारायण का निवास है। इसलिए दरिद्र का सेवा, गरीबों की सेवा सबसे बड़ी पूजा है। आज वैकुंठ धाम में उनकी आत्मा को बड़ा सुकून मिला होगा कि आज उनके नाम से सैकड़ों गरीबों को भोजन सामग्री, आटा, चावल, सरसों तेल, सोयाबीन, नमक, दाल, आलू, अनेकों सामान झोला में पैक करके उनके परिवार के लोगों ने गरीबों को दान स्वरूप दिया है। उनके बड़े पुत्र आदरणीय प्रेमचंद्र सिंह जी ने एक मिसाल कायम की है। इस बार अनेकों राजनेता, दर्जनों एमपी, एमएलए, हजारों शुभचिंतक उनके श्राद्ध के भोज में आमंत्रित थे और आए हुए थे। हजारों लोग मुजफ्फरपुर में नहीं, पूरे बिहार के लिए उन्होंने हाथ जोड़कर सभी आमंत्रित लोगों से कहा कि मुझे पिताजी के श्राद्ध में न्योता और चुमावन नहीं लेना है, इसके लिए आप क्षमा करें। और एक लिफाफा भी किसी से नहीं लिया गया, किसी से कोई न्योता और कोई चुमावन नहीं लिया गया। यह मुजफ्फरपुर ही नहीं, पूरे बिहार के लिए भिखारी बाबू का परिवार एक आदर्श और एक मिसाल कायम किया। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे डे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।